नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, जहां राममय की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल और मोदी की गारंटी अभियान के सहारे पार्टी चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जातिगत समीकरणों को लेकर सजग है। इसी कड़ी में आज अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और इस बात का संकेत है कि सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी दलित वोट बैंक को साधेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के अधिवेशन के लिए आगरा को चुने जाने के पीछे अहम कारण है। आगरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सीधा कनेक्शन है, तो यूपी की दलित राजनीति में आगरा का अहम रोल है। आयोजन के लिए शहर के सबसे बड़े कोठी मीना बाजार मैदान को चुना गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि अनुसूचित जाति का महासम्मेलन आयोजित करने के लिए नागपुर और आगरा दो विकल्प थे, लेकिन आगरा को चुना गया है। उत्तर क्षेत्र में आगरा को दलित राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आगरा में बीजेपी एससी मोर्चा का अधिवेशन करेगी। यहां पर अनुसूचित जातियों को साधने का भारतीय जनता पार्टी। वहीं जेपी नड्डा का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव में जीत के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रखना चाहती है, पार्टी के लिए मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहती है। तो ऐसे में आगरा में अनुसूचित मोर्चा अधिवेशन है। आज बीजेपी के लिए बेहद अहम दिन है, जहां एक तरफ राममय की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल और ऊपर से मोदी की गारंटी अभियान के सहारे पार्टी चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में जातिगत समीकरणों को लेकर सजग है। भारतीय जनता पार्टी में जातिगत समीकरण को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, जातिगत समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सजग दिखाई दे रही है और लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में आज अधिवेशन होने वाला है, क्या कुछ खास होगा इस अधिवेशन में अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो आज यूपी दौरे पे हैं और आगरा पहुंच रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो एससी मोर्चा है वो एक सम्मेलन का आयोजन करा रही है। आपको बता दें कि दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और जो यूपी में दलित वोट है वो काफी निर्णायक वोट रहता है किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या बिगाड़ने में। तो दलितों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज ये सम्मेलन कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा जाएंगे। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा गए थे और जेपी नड्डा भी आज आगरा आ रहे हैं। तो आज बीजेपी का एक बड़ा एससी मोर्चा का सम्मेलन आगरा में देखने को मिलेगा। जी, अभिनव, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। आगरा में अनुसूचित जाति को साधने के पीछे क्या कोई अहम रणनीति है सरकार की? जी बिल्कुल, देखिए 400 पार का नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग दे रहे हैं। आगरा से ये आज सम्मेलन किया जा रहा है। आगरा से दलितों को साधने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश इसके लिए बेस्ट राज्य था दलितों को एक मैसेज देने के लिए। इसीलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज आगरा आएंगे। यहाँ पे जो बीजेपी एससी मोर्चा है वो एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। आगरा के कई नेता रहेंगे, प्रदेश स्तर के कई नेता रहेंगे और खुद इसमें जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। यूपी की राजनीति की अभिनव अगर बात करें तो राजनीति काफी तेज है। सियासी जो चालें हैं, पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबकी तेज हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीते दिन मेट्रो का उद्घाटन किया गया, जहां एक तरफ आगरा में, और आज जातिगत समीकरणों पर बात हो रही है, तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा आगरा की जनता के बीच में? आगरा में लगातार सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं। आपने बीते दिनों देखा होगा अखिलेश यादव आगरा में शामिल हुए थे राहुल गांधी की न्याय जुड़ो यात्रा में। उस दौरान विपक्ष एक साथ नजर आया था। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा गए, आगरा को मेट्रो की सौगात दी और उसके बाद आज फिर अगले ही दिन जेपी नड्डा आगरा पहुंच रहे हैं।
और आगरा पे हम कह सकते हैं कि काफी फोकस सभी पार्टियां रखी हुई हैं। और आज जो जेपी नड्डा है वो आज दलित वोटर्स को संबोधित करेंगे और ये सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अभिनव, एससी मोर्चा अधिवेशन है, तो आज जेपी नड्डा के अलावा इस अधिवेशन में और कौन कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है जातिगत समीकरण। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के जो संगठन है इसके तमाम नेता आज आगरा पहुंचेंगे, इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा खुद सरकार के कई लोग मौजूद होंगे, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल नेता है, विधायक सांसद की बात करें तो ये लोग भी इस महासम्मेलन में एससी मोर्चा के बीजेपी के आज आगरा में पहुंचेंगे। अभिनव, अगर बात की जाए इस सम्मेलन के शुरुआत की, तो कब से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी और कितने बजे तक ये सम्मेलन चलने वाला है? दोपहर के करीब ये सम्मेलन आज शुरू हो जाएगा, जो करीब 2-3 घंटे तक चलेगा। इसमें जो जेपी नड्डा है वो मुख्य अतिथि होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में आगरा पहुंचेंगे और फिर आगरा के बाद सीएम का भी लखनऊ वापस आने का दौरा प्रस्तावित है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के अकबर नगर मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अकबर नगर वासियों को 31 मार्च तक समय दिया गया है, वहीं इस अवधि में अकबर नगर वासियों को अपना सामान शिफ्ट करने की अनुमति मिल गई है और इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण घरों को ध्वस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। अदालत ने विकास प्राधिकरण को पीएम आवास के लिए पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए करने का भी निर्देश दिया है। तो अकबर नगर मामले को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। 31 मार्च तक अकबर नगर में मकान खाली करने होंगे, अपना सामान शिफ्ट करना होगा। तो ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है अकबर नगर वासियों के लिए, जहां 31 मार्च तक उनको अल्टीमेटम हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, अकबर नगर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट का ये अहम फैसला क्या रूप दिखाएगा, क्या रंग लाएगा अकबर नगर के वासियों के लिए? देखिए, स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कुकरेल रिवर फ्रंट को लेकर के सौंदर्यीकरण उसका होना है, उस सौंदर्यीकरण के बीच ये अवैध निर्माण जो आ रहे थे, उस अवैध निर्माण को लेकर के लगातार एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही थी। इसी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए यहाँ के जो निवासी थे वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। फिर हाईकोर्ट में इस मामले को जब खारिज किया गया तो उसके बाद से एलडीए ने अपनी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए जिस तरीके से एलडीए और हाईकोर्ट की तरफ से जो समय दिया गया था अपने सामानों को वहां से निकालने के लिए, और एलडीए को समय दिया गया था वहां के जो लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर के, तो इन सभी मामलों को लेकर के वहां पर लोग लगातार लापरवाहियां बरत रहे थे। जब मामला खारिज हुआ तो उसके बाद से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद से जो वहाँ के लोग हैं एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख अपना है, और हाईकोर्ट का रुख अपनाने के दौरान वहां पर से हाईकोर्ट से जो राहत मांगी है वो राहत ये मांगी गई है कि जो उनका मकान में सामान रखा हुआ है उन सभी सामानों को शिफ्ट करने का समय दिया जाए। इसी मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक के सभी को समय दिया है। और इसके साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से पतन कुंज योजना की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, जो मकान बन रहे हैं उन मकानों में इनको शिफ्ट करने की जो बात कही गई थी, उन मकानों को ऐलान करने की बात कही गई थी, तो उन सभी चीजों को लेकर के पहले तो 5,000 रुपए देकर के रजिस्ट्रेशन की जो बात थी, रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, लोग उसमें शिफ्ट हो रहे थे और उसकी जो किस्तें हैं, किस्तों के आधार पर जो बकाया धनराशि है उसका भुगतान कर रहे थे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से राहत दी है, तो उसके बाद से अब जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो और कम कर दी गई है। यानी कि बात की जाए अब 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है, 1,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन उसको कराएंगे और उसके बाद उस मकानों में शिफ्ट होंगे और उसके बाद जो बकाया धनराशि है वो किस्तों के आधार पर उसका भुगतान करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से 31 मार्च तक का जो समय दिया गया है, उस समय पे अगर ये लोग मकानों का जो सामान है वो अपने दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद ही एलडीए जो है ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो एक बार फिर से तेजी से करेगी। क्योंकि लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वो बाहरी स्तर जो है, जो दुकानें हैं उन दुकानों को तो ध्वस्तीकरण है वो तो फिलहाल लगातार चल रहा है, लेकिन जो मकानों की बात की जाए उन मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी फिलहाल रोक लगी हुई है 31 मार्च तक, क्योंकि उनको सामान शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जी,
करीम, अगर बात की जाए ध्वस्तीकरण से पहले, क्या अकबर नगर वासियों के लिए कोई प्रबंध किया गया है सरकार की ओर से? क्योंकि ये अकबर नगर के वासी, जहां प्राइम टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को पहले भी दिखाया था कि लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। ऐसे में उनका कहना था कि उनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। तो क्या इस बार कोई इंतजाम किया गया है सरकार की ओर से कि यहाँ घर खाली करने के बाद वो अकबर नगर वासी कहाँ रहेंगे? हाँ, देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए सरकार की, तो सरकार के द्वारा साफ तौर से जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों के आधार पर जो वहां पर लोग निवासी रह रहे थे उन सभी को पसंद कुंज योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फ्लैट दिए जा रहे थे, मकान दिए जा रहे थे, उन मकानों में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे। क्योंकि जो उनकी तरफ से सहूलियत की बात की जाए, सभी को एक हिदायत भी दी जा रही थी और उसी को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसी में 5,000 की गई थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे वहां पर जो लोग थे वो रह रहे थे, उनको लेकर के इस बार 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस की गई है, क्योंकि बहुत कम शुल्क रखा गया जिससे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग वहां पर शिफ्ट हो सके, लोग सड़कों पर न रह सके। लेकिन अगर बात की जाए वहां पर जो झोपड़पट्टियां थी, तो झोपड़पट्टी में जो निवास कर रहे थे फिलहाल उनको लेकर के भी साफ तौर से निर्देश दिए गए। लेकिन जिनके पास वहां पर कागजात हैं, उन कागजात वालों को ही साफ तौर से निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उनके वहां पर जो डॉक्यूमेंट बने हुए थे वो उन आधारों पर जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो मकानों में करवा रहे हैं, उसके बाद ही उनको वहां पर मकान मिल रहा है। लेकिन अगर वहां की आबादी की बात की जाए तो आबादी को लेकर के फिलहाल सरकार ने तो सख्त रुख अपनाया और लोगों को जो हिदायत देने की बात कही है, हिदायत देने के साथ साथ सहूलियत देने की जो बात कही है वो सहूलियत भी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अभी फिलहाल शिफ्ट होने की अगर बात की जाए, सामान हटाने की बात की जाए तो सामान हटाते हुए अब नजर भी आने लगे हैं फिलहाल। जी कलीम, अगर बात करें अकबर नगर वासियों की कि उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, लगातार लोगों का यही कहना है कि ध्वस्तीकरण के बाद वो कैसे कमाए खाएंगे, तो इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी किसी तरह का कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी और सरकार के पक्ष के जो प्रशासन के लोग हैं उनके बीच अभी वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद ही तो जो फैसला आएगा उस फैसले पर ही कहीं ना कहीं जो इन लोगों को शिफ्ट करने की बात है या फिर इनको रोजगार देने की बात है, उन रोजगारों पर अमल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर जो सौंदर्यीकरण का काम है उस सौंदर्यीकरण के काम को लेकर के जो अवैध निर्माण है उनको वहां से पहले ध्वस्त करके उनको पूरी तरीके से हटाने का अभी फिलहाल काम चल रहा है। क्योंकि रोजगार की अगर बात की जाए, रोजगारों को लेकर के वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, जो वहां पे शोरूम बने हुए थे, उन सभी के शोरूमों को तो गिरा दिया गया। लेकिन अगर मजदूर किस्म की अगर बात की जाए, जो मैकेनिक के रूप में बात की जाए, वो लोग अपना रोजगार के लिए फिलहाल अलग अलग जगहों पर अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी की अगर बात की जाए, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी इस मामले को लेकर के किसी तरह का कोई भी बयान नहीं आया है, किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है कि आखिर उन लोगों को जो रोजगार की बात की जाए, रोजगार कैसे मुहैया कराया जाएगा, या फिर वहां पर जो बच्चे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पर जो असर आ रहा है उसका किस तरीके से पढ़ाई का जो है वो पढ़ाई का इंतजाम कराया जाएगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर और ठिकानों पर ईडी की टीमों ने छापा मारा है। कानपुर में इरफान के घर के बाहर भारत सरकार लिखी हुई 6 गाड़ियां विधायक के घर के बाहर खड़ी हैं। उनके भाई रिजवान के घर भी छापेमारी चल रही है। दोनों भाई आगजनी, गैंगस्टर और फर्जीवाड़े के मुकदमों में पहले से जेल में है। ईडी की टीमें सुबह 6 बजे छापेमारी के लिए पहुंची है और कार्रवाई लगातार जारी है। तो ऐसे में सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर में ईडी का आना जाना अब लगातार लगा हुआ है। ईडी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इरफान और उनके भाई पहले से ही गैंगस्टर एक्ट और अन्य एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। अब इरफान और उनके भाई के घर में भी लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में लगातार सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी रेड मार रही है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार ईडी का जारी है। तो अब देखना होगा कि इरफान और उनके भाई रिजवान के घर पे ईडी की रेड पर क्या क्या खास और क्या अहम दस्तावेज मिलते हैं। छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। सपा विधायक इरफान कई मामलों में जेल में बंद चल रहे हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी और कई अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिसके चलते वो जेल में बंद है और उनके साथ उनके भाई भी जेल में बंद है।
के घर के बाहर लगा सपा विधायक का बैनर और घर के अंदर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी अपनी छापेमारी कर रही है, वहीं कार्रवाई के लिए लगातार ईडी उनके घर में तफ्तीश दे रही है। कानपुर में इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी लगातार रेड मार रही है। जेल में बंद चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के घरों पर लगातार ईडी तफ्तीश दे रही है। फिलहाल ये कार्रवाई जारी रहेगी सपा के विधायक की। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी सपा के विधायक हैं और बात की जाए इरफान सोलंकी की तो इरफान सोलंकी रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, यहां तक कि उन पर मर्डर के भी केस दर्ज हैं। तो ऐसे में इरफान सोलंकी जेल में बंद चल रहे हैं और उनके घर और उनके भाई रिजवान के घर पर ईडी लगातार तफ्तीश दे रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।